अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे तालीम पर। जाहिर है इस मुल्क में तालीम की कमी है। तो ये खुशी की बात है कि अब हर मोहल्ले में बल्कि हर सड़क पर कई इमारतें ऐसी नज़र आएंगी जहां कोई ना कोई स्कूल खुला हुआ है और हज़ारों बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, दाखिले नहीं मिलते। मगर जब पढ़ लिख के वो निकलते हैं तो उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, वो बगैर तालीम के ज़्यादा बेहतर थे। तो आज मैंने एक उस्तानी को बुलाया है, पहली मरतबा मुलाकात हो रही है, तो आके देखते हैं कि क्या कुछ जानती हैं, कैसी बातें करती हैं और क्या पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप उस्तानी हैं? जी नहीं, टीचर। उस्तानी आप है नहीं, टीचर हैं, क्या फ़र्क है? उस्तानी अलिफ से सीन से शुरू होता है और टीचर जो है वो टे और ये से शुरू होता है। क्या पढ़ाती हैं आप? टोपी को तिनके का सहारा है। वैसे मैं उर्दू, उसके साथ साइंस, उसके साथ हिसाब और कभी कभी अगर बुरा वक्त आ पड़े, बुरी घड़ी आ जाए तो अंग्रेज़ी भी पढ़ा लेती हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? जी सारे पढ़ाती हूँ। जी 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 जी, माशाल्लाह। आपने खुद कहाँ तक पढ़ा है? बात दरअसल ये कि मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे फजूल सवाल क्यों करते हैं? वक्त का ज़िया होता है इनसे ना। जो इंसान खुद पढ़ा रहा है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझी। अगर आपका सवाल नहीं समझी होती तो इतना खूबसूरत जवाब कैसे देती मैं? इसका मतलब है कि आपने घरेलू तालीम हासिल की है? नहीं, दरअसल पता क्या है, मैं फ्लैट में रहती रही हूँ, मैं कभी घर में नहीं रही। तो जो फ्लैट में रहते हैं वो घरेलू तालीम कैसे हासिल कर सकती हैं? फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। फ्लैट में भी तालीम हासिल की जा सकती है? नहीं, लेकिन अगर तालीम फ्लैट हो तो फिर वो हासिल नहीं की जा सकती। ये तो देखिए ऐसे ही है जैसे किसी ने टीपू सुल्तान से एक बार पूछा कि उनकी तालीम कितनी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे उन्होंने तलवार निकाल ली। और जब 16वें हमले के बाद किसी ने महमूद गजनवी से पूछा कि उनकी तालीम कितनी है, तो फिर उन्होंने सोमनाथ पे एक और हमला कर दिया। तो ये बुरी बात होती है, बुरी बात। अगर किसी इतने बड़े लोगों से जो खुद उस्ताद की हैसियत रखते हैं उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो माइंड कर जाते हैं। बैड मैनर्स, बुरी बात है। फजूल सवाल, वक्त का ज़िया। टीपू सुल्तान और महमूद गजनवी के किस्से आपने कहाँ पढ़े? ये मैंने अंग्रेज़ी की, आपको नहीं पता होगा, अंग्रेज़ी की बहुत मशहूर एक किताब है जिसमें मैंने ये पढ़ा था। उसका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि उसका नाम उस किताब के अंदर ही लिखा था, वो मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसमें मैंने पढ़ा था। किसने लिखी थी? दरअसल वो किताब जो थी उसका कवर फटा हुआ था। जब मेरे हाथ में आई तो मैं उसका कवर पे नाम नहीं देख सकी, और मगर वो इतनी अच्छी किताब थी ना तारीख की, तो मैं उसमें बच्चों को उसमें से देख कर तारीख पढ़ाती हूँ। मोहतरमा, जब आपको किताब के लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, ना किताब का नाम मालूम है, तो आपने किताब कैसे पढ़ ली? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका कवर फटा हुआ था, अगर साबित होता तो मैं नाम पढ़ लेती ना, बताए तो है। तो फिर मैं क्या करती? अब किताब पे कवर जो फटा हुआ था, लेकिन मैंने उसी को पढ़कर बच्चों को तारीख पढ़ाई है। ये आप बात करने से पहले ही कुछ करती हैं, मुंह बोलती रहती हैं। दरअसल जो मैं आपके मुंह पर कह नहीं सकती वो मैं अपने दिल में कहती हूँ, तो दिल की बात कभी कभी होठ तक आ जाती है जो किसी को सुनाई नहीं देती है। आपके खानदान में कोई तालीम याफ्ता गुजरा है? कितना बुरा सवाल है, कितना नाज़ेबा सवाल है। बड़ी अजीब आदमी, आप ठीक तो नहीं है? सवाल दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सवाल दुरुस्त होता भी नहीं है, जवाब दुरुस्त होता है। जो सामने वाला जवाब देता है वही दुरुस्त होता है। मेरा मतलब था आपके अलावा आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक तालीम से? बिल्कुल, मेरे नाना प्रिंसिपल थे। किस स्कूल के? मेरे नाना कस्टम के प्रिंसिपल अप्रेजर थे। कस्टम का प्रिंसिपल अप्रेजर अलग चीज है। नहीं, देखिए, कस्टम का प्रिंसिपल अप्रेजर अलग चीज है। तो वो जब वहां से निकाले गए तो फिर वो 3 स्कूलों के प्रिंसिपल बने। समझ में आया? किस स्कूल के प्रिंसिपल थे? देखिए 3 स्कूल मैंने बताया आपको। एक तो थे सर सैयद नर्सरी स्कूल एयर कंडीशन, और दूसरा स्कूल था गालिब नर्सरी कंप्यूटर एयर कंडीशन अटैच बाथ स्कूल। तीसरा स्कूल था सरसरी एयर कंडीशन स्कूल। सरसरी कंडीशन डिफेंस, ये क्या नाम हुआ? बस ये ऐसा स्कूल है, इसके प्रिंसिपल अब मैं हूँ, क्योंकि नाना सुबकदोश हो गए हैं। आपके नाना तो मालिक थे? नहीं, लेकिन वो मालिक तो थे, पर दुनिया के मालिक नहीं थे, स्कूल के मालिक थे। उनको दुनिया के मालिक ने ऊपर बुला लिया था। और फिर ये कि उन्होंने जाते हुए एक बेवा और 7,000 बच्चे छोड़े। कैन यू इमेजिन? आप क्या कह रही हैं? एक बेवा और 7,000 बच्चे नाना ने छोड़े? नहीं, मेरा कहने का मतलब उसमें से 3 बच्चे उनके अपने भी थे। जैसे 6,997 बच्चे जो थे वो स्कूल के थे। और पता है, जाते जाते उन्होंने 3 स्कूल छोड़े। कभी आपने सुना है कि कोई स्कूल छोड़ता है? आजकल तो कोई सीट भी नहीं छोड़ता, एक स्कूल भी नहीं छोड़ता। तो पूरे 3 स्कूल छोड़ गए, जिनको आजकल मेरी नानी चला रही है। और मेरी नानी बेवा है, शी इज अ नानी, शी इज अ बेवा, एंड द बेवा इज माई नानी। उसके बावजूद हुकूमत ने उनके ऊपर टैक्स लगाए हुए। हद है ना? जहाँ आमदनी होगी मोहतरमा वहाँ टैक्स तो लगेगा। आपकी इत्तला के लिए, माई नानी इज अ बेवा,
एंड बेवा इज माई नानी। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे। इसलिए आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम का एक सिपाही था दादू में, तो वो दादू में मोहम्मद कासिम का सिपाही? भाई सिंध में एक ही बात है ना, वो मोहम्मद बिन कासिम का सिपाही एक गैर मुस्लिम बेवा को पकड़ कर लाया जो बहुत अमीर थी। उसने कहा जी कि एक बेवा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ना पानी में फेंकवा दिए थे, कत्ल कर दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी, इसलिए कि वो सिर्फ बेवा को पकड़ के लाया था। और सिर्फ सोचिए, एक तो मुस्लिम बेवा है, उफ मेरे खुदा, उसका रुतबा तो सोचिए, एक मुस्लिम बेवा पर हुकूमत का टैक्स, जुल्म है जुल्म। अब आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हाँ होगा, लेकिन मेरी नानी गरीब नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और उसके बावजूद ये टैक्स। हाँ, वैसे तो सब कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा चेंज आने वाला है, ये चेंज आ रहा है, बेवाओं के ये हाल है। मुझे आपसे सिर्फ तालीम पर बात करना है। आप तारीख भी पढ़ाती हैं? जी मैं पढ़ाती हूँ। कौन सी क्लास को? सेक्शन सी। सेक्शन सी क्लास कौन सी है? दूसरी क्लास को पढ़ाती हूँ। दूसरी क्लास के बच्चे क्या तारीख पढ़ते हैं? देखिए माहौल बदल गया है। जब मैं उनको मुगलों के बारे में पढ़ाती हूँ तो वो कहते हैं बाबा ब्लैक शीप। उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि गालिब कौन था, तो वो कहते हैं ओल्ड मैकडॉनल्ड हेड ऑफ फार्म। फिर उसके बाद जब मैं उनको बताती हूँ ये चीज़ें जो है ये तहजीब से आती हैं, और तहजीब बच्चे घर से सीखते हैं। क्योंकि देखिए जब हमने आँख खोली थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि शहजादा सलीम जो है वो अनारकली को भगाना चाहता था। इसमें तहजीब कहाँ से आ गई कि शहजादा सलीम अनारकली को भगाना चाहता था? हाँ तो भगाता तो फिर तहजीब का पता चलता ना, उसने भगाया नहीं, वो तो तमद्दुन हो गया। और फिर ये देखिए कि अगर वो भगा लेता तो उसके घर की तहजीब सामने नजर आ जाती। मैं आपसे क्या बात करूं? तारीख के अलावा दूसरी जमातों को आप क्या पढ़ाती हैं? उर्दू पढ़ाती हूँ। उर्दू किस जमात को? देखिए दूसरी जमात को पढ़ाती हूँ। जी जी। और उसमें मैं उनको बताती हूँ, लेकिन कायदा पढ़ाना होता है। अब तो खैर हुकूमत की पॉलिसी के कायदे का नाम बदल दे, कुछ और रखते हैं, कायदा नहीं पढ़ाना। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश स्पेशल वार्ड नंबर 4 बिफोर पार्टीशन, लेकिन डॉक्टर ने अंग्रेज़ थी ना, और मेरे वालिद कहते हैं, बड़ी अच्छी तरह उनको याद है अब तक, कि मैं जब पैदा हुई थी तो 4 रोज़ की थी। उस वक्त भी मैं पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के बारे में सोचा करती थी, और वो कहते थे कि मेरे लबों पर चूसने की बजाय दुआ रहती थी पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के लिए। और आपने उनकी बात का यकीन कर लिया? महकम 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 मोहकम 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 क्या मतलब मोहकम मोहकम मोहकम? देखिए इकबाल ने कहा था यकीन है मोहकम। मोहकम का मतलब मालूम है आपको? आप एक काम करें, आप यहाँ से बाहर निकलिए, दरवाजा बाहर की तरफ राइट हैंड पे, बाहर जाइए, अल्लामा इकबाल से जाकर इसका मतलब पूछाइए। मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। काश हमारे टेलीविजन के मेज़बान कुछ पढ़े लिखे होते तो आज हमारा टेलीविजन भी अल जज़ीरा के बराबर खड़ा होता। मैं आपसे क्या बात करूँ, आप उर्दू पढ़ाती हैं और आपको मोहकम का मतलब नहीं मालूम? तो आप तो यूँ बात करें जैसे आपको मालूम है। मुझे मालूम है। क्या है मोहकम का मतलब, बताइए ना। पक्का, मजबूत, मुस्तहकम, पायदार, मुस्तकिल। ओके ओके ओके, यानी सीमेंट। सीमेंट? हाँ हाँ, तो ये सब चीज़ें तो, लेकिन उस जमाने में तो सीमेंट नहीं था, इकबाल के ज़माने में सीमेंट नहीं था। आप इकबाल को किस ज़माने का समझ रही हैं? देखिए इकबाल ने एक नज़्म लिखी थी परिंदे की फरियाद। अगर उस जमाने में एक सीमेंट होता तो इकबाल लिखते दरिंदे की फरियाद, क्योंकि परिंदे तो इमारतों में नहीं रहते थे, दरिंदे इमारतों में रहते थे ना। क्या सवाल करूं मैं आपसे? पूछिए पूछिए, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? नहीं, आप मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तालीम इतना संजीदा मौजू है, उस पर जितनी भी आपसे अब तक गुफ्तगू हुई है मेरी, उससे मैंने तो सबक हासिल किया, मगर जो बच्चे देख रहे होंगे उन्होंने क्या सबक हासिल किया होगा, इस पर ज़रा सा परेशान हूँ। मुश्किल है ज़रा, लेकिन कोशिश कीजिए ना। और क्या पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ जोग्राफिया। जोग्राफी का मतलब क्या है? जोग्राफी का मतलब है नगरिया। नगरिया? अरे आप इतना चौंकिए मत, देखिए रोज जाकर गाना है ना, तुम जुग जुग जियो महाराज। कौन सा गाना है? तुम जुग जुग जियो महाराज, हम तेरी नगरिया में आए। तो इसमें जुग जुग जो है वो तो है जोग्राफिया, नगरिया जो है वो सरबराह होता है। जुग जुग का मतलब है जोग्राफिया, महाराज उस नगरिया, सरबराह। कितनी एक नई लुग़त तैयार हो सकती है। और क्या पढ़ाती हैं? और मैं हिसाब। किस क्लास को? हर क्लास को। मैं बच्चों को रोज बताती हूँ रोज़े हिसाब से डरो, और कोई हिसाब काम नहीं आएगा, सिर्फ रोज़े हिसाब से डरो। मगर आप ऐसा लगता है कि खुद रोज़े हिसाब से नहीं डरती? नहीं, इसलिए कि मैंने फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा है। क्यों पढ़ा? इसलिए कि वो हमारे किराएदार थे। वैसे किराया वक्त पे नहीं देते थे, लेकिन थे तो हमारे किराएदार। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जदा सजा सब यही भी होगी, यही भी रोज़े हिसाब होगा। उनका मतलब था कि उनका मतलब है कि अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में मिलेगी। नहीं, उनका मतलब यह नहीं था। दरअसल वो हमारे इतने जानने वाले हैं कि हमें इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता। वाकफियत बहुत है मेरी। अच्छा, आपकी काबिलियत से मैं वाकई बहुत मुतासिर। अरे आप तो अहमद फराज की तरह बातें कर रही हैं, वो भी बहुत इंप्रेस्ड है मेरी काबिलियत से। वो मुझे बल्कि कह रहे थे कि मैं आपकी काबिलियत से इतना इंप्रेस्ड हूँ, मैं आपकी शख्सियत से इस कदर इंप्रेस्ड हूँ, मेरा दिल चाहता है आपके स्कूल की 4थी जमात में दाखिला ले लूँ। लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म मस्ट है, बहुत डिसिप्लिन है हमारे यहाँ। तो मैंने बताया कि स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो ऑरेंज नेकर और गुलाबी कमीज है। वो कहने लगे नहीं, मैं उसमें बहुत बुरा लगूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। तो फिर वो नहीं मानी ना, मना कर दिया।
मैं आपके स्कूल आना चाह रहा था, मगर अब ज़रा मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके स्कूल आऊँ और देखूँ कि क्या हिसाब है। देखिए, तालीम औरत के लिए ज़रूरी है। नहीं देखिए, निस्वा जो है ना, उसके लिए आज़ादी ज़रूरी है, तालीम से भी ज़्यादा, और आज़ादी भी मियाँ से आज़ादी। निस्वा रह सकती है ज़िंदा बग़ैर तालीम के, बग़ैर खुराक के, लेकिन बग़ैर मियाँ की आज़ादी के बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकती निस्वा। आप तारीख़ पढ़ाती हैं, आपको तारीख़ नहीं मालूम? अरे क्यों नहीं मालूम, आज 24 मई है। हुए ना शर्मिंदा, तारीख़ नहीं मालूम। ये जो आप कह रही हैं, ये ज़ोर से कहीं अच्छा नहीं लगता कि लोग क्या समझेंगे इसको। नहीं, दरअसल इसलिए ऊँचा नहीं कह रही कि फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तालीम के अलावा बच्चों को और क्या सिखाती हैं? मैं बच्चों को मैनर्स सिखाती हूँ। मैनर्स मतलब? मसलन ऐसे कि देखिए, बच्चे जब घर में लंच लाते हैं, घर से सैंडविचेस लाते हैं, तो वो फिर उनको खाने की मैनर्स नहीं बताए जाते, घर वाले कुछ सिखाते ही नहीं है, सब काम हम ही को करना पड़ता है। तो फिर मैं उन्हें सैंडविचेस खा के बता देती हूँ किस तरह से मैनर्स के साथ वो खाते हैं। जब मैं खा कर मुँह साफ करती हूँ तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं कि खाने के बाद मुँह कैसे पोंछते हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि आपसे बहुत बातें हों। मेरा खुद बहुत दिल चाहता है, मुझे बातें करने का बहुत शौक है, आपको भी है। मगर आपकी बातें जो है ना, वो मेरी समझ से बाहर हैं। आप एक नेक काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, मगर उन बच्चों का अंजाम मैं देख रहा हूँ। लेकिन काश आप समझदार होते तो मेरी बातें आपकी समझ में आ जाती, और मेरी बातों के अलावा ये भी समझ में आ जाता कि वक्त का ज़िया और फालतू सवाल जो है वो अच्छे नहीं होते। और आप अब ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका। अब मैं बेजार आ गई हूँ आपके प्रोग्राम्स देख देख कर। मैं तो सोची थी कि आज कोई नया और यंग उभरता हुआ कंपेयर होगा, तो मैं आज उससे कुछ बातचीत करूंगी, कुछ उसे सिखा पाऊंगी। लेकिन आपकी तो समझ बूझ ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब आप आराम कीजिए। अब आप भी मत किया करें इंटरव्यूज़ वगैरह। मेरा मशवरा है आपको। आज एक उस्ताद आपको ऐसा मशवरा देके जा रहा है जो कभी कोई मुफ्त में नहीं देता। मैं गौर करूँगा आपकी इस बात पर, और मैं कहूँगा अपने प्रोड्यूसर से जी कि कम से कम चेक किया करें कि कौन मेहमान आ रहा है। तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में मैं दुआ करता हूँ कि आपसे मुलाकात। लेकिन ऐसा है कि मैं चाहती हूँ ये प्रोड्यूसर को ये बताइए कि ये भी चेक किया करे कि मेहमान किस मेज़बान का मुंतज़िर है। क्या पता मुझे आज किसी और कंपेयर का इंतज़ार हो, तो अगर वो मुझे बता देते तो शायद आज इस वक्त मेरी सिचुएशन और होती और मैं ज़्यादा खुश जाती यहाँ से। आपकी जगह कोई और होता तो? औरत से ज़ोर से बात करना नहीं चाहिए जी, मगर जो पैमाना है सब्र का, वो कभी कभी लबरेज भी हो सकता है। लिहाजा आप जो कुछ कहना चाहती हैं अपने दिल में कहें, क्योंकि जब आप बात नहीं करती हैं और खाली होंठ चलाती हैं तो लगता है मुझे कि आप बहुत कुछ जानती हैं, मगर जहाँ आप बात करना शुरू करती हैं वहाँ आपके नंबर 0 हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। नाजरीन, आपने देखा मेयार। गालिब एयर कंडीशन स्कूल चला रही हैं, सर सैयद रिकंडीशन स्कूल चला रही हैं, सरसरी स्कूल डिफेंस में चला रही हैं, जिसकी ये खुद प्रिंसिपल हैं। बच्चों को तारीख़ पढ़ाती हैं और कहती हैं ये कि एक मरतबा टीपू सुल्तान से किसी ने पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो उन्होंने तलवार निकाल ली। ये किस्सा मैंने नहीं पढ़ा। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। बहुत से मेहमान आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनकी बातें आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। आज लूज टॉक में जो मेरी मेहमान हैं वो एक नर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, क्या हाल है आपके? बहुत दिन हो गए, आपने वार्ड का फेरा नहीं लगाया। मैं आपसे आज पहली मर्तबा मिल रहा हूं और मैं डॉक्टर भी नहीं हूं जो वार्ड का फेरा खैर लगाऊं। छोड़े अनवर साहब, बात अगर आगे निकालेंगे ना तो फिर बात से बात, तो फिर बहुत सारी बातें बीच में निकल आती है ना जी। मैंने तो ऐसी बातचीत शुरू करने के लिए ऐसी मखौल किया था आपसे। अच्छा, हाँ जी। आपका पेशा बहुत नेक पेशा वो है। जी पेशे तो सारे ही नेक होते हैं जी, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर बात हो जाते हैं ना जी। आप बीमार इंसानों की खिदमत कर वो रहे हैं। छड़े जी, बीमार इंसानों की तो खिदमत करते हैं, लेकिन साथ में हमको डॉक्टरों की भी बड़ी खिदमत करनी पड़ती है जी। वो कैसे? आके कहते हैं सर दबा दो, सिस्टर थोड़ी थेरेपी कर दो, ये तो कोई ना बात हुई ना जी। नहीं, ये बातें जब एक साथ लोग काम करते हैं तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, मगर जो काम डॉक्टर कर रहे हैं वही तकरीबन आप कर रही हैं। खुदा ना करे कि हम वो काम करें। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? बात ये लोग नकल कर करके तो डॉक्टर बन जाते हैं। उधर जब मरीज आता है ना, आप तो यहाँ बैठे प्रोग्राम करते रहते हैं, उधर आके देखे ना क्या करते हैं ये लोग। मरीज का गुर्दा ढूंढ रहे हैं, मरीज खुद बेचारा चिल्ला के कहता है आखिर के अंदर कि ये जी गुर्दा मेरा इधर है। चले ना, इस वक्त डॉक्टरों की बात रहने दें, मुझे सिर्फ आपसे बात करना है। मैं जी हेड नर्स हूँ। मुझे मालूम है जी। आपको किसने बताया जी? मेरी आपसे बात हुई थी।
मेरी तो खाली एक दफा बात हुई थी, वो भी चौधरी रफीक से। ऐसा था बोंगा जा, जो था ना बात सुन के, जब मेरी बातचीत उसके साथ शुरू हुई ना जी, तो पता है क्या हो गया, उसके कार वाले जो है उन्होंने जो एक्सेप्ट नहीं किया ना, हमारी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तो नस गया। नहीं नहीं, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपसे टेलीफोन पे की थी। जिस वक्त आपका टेलीफोन आया था ना अनवर साहब जी, उस वक्त लाइन से ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं। सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोसफीन इसहाक है जोसफीन इसाक जी। जोसफीन, बात यह है कि मेरा जो प्रोग्राम है लूज टॉक, प्यार से मुझे कार में जोजी कहते हैं। अब ये बड़ा मतलब ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जोसफीन, बात यह है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इसमें जो मेहमान आते हैं हाँ जी। वो शुरू बड़े लो पिच पे बात करते हैं, आराम आराम से, और जब कभी नाराज होते हैं तो वो ऊंचा बोलते हैं। आपने तो प्रोग्राम ही शुरू इतने ऊंचे पिच पे किया नहीं, है। ये तो मेरी नॉर्मल टोन है, आपको किसी ने बताया नहीं वो वार्ड में। अगर मैं ऊंचे टोन में जब बोलती हूँ ना, तो साथ वाले अस्पताल के मरीज भी आ जाते हैं। अच्छा, आप कहें तो मैं नमूना दिखाऊं आपको? नहीं। आप कोई भी ऐसी बात करेंगे ना अनवर साहब, जिससे मेरे पेशे के ऊपर अगर कोई बात आई, तो मैं तो एकदम बहुत ज्यादा अच्छा, आप कम बोले, लाउड हो जाऊंगी। कम बोले, मैं। कम बोले, हाँ जी। कम बोले, please। ठीक है जी। आपने बुलाया था कि आप, हमें तो कोई शौक नहीं था आपके प्रोग्राम में आने का। कब से आप इस पेशे में हैं? हाँ जी। कब से इस पेशे में हैं आप? कौन? आप मैं जी, मैं किस पे? आप जो वार्ड में काम करती हैं, क्या करती हैं आप? मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये भी थोड़े दिन पहले एक बुढ़ा मरीज था जी, उससे 2 टिकट लेके आया और मुझसे कहने लगा कि नर्स, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में जो है ना फिल्म देखने चले, बुढ़ा गुज्जर। तो वो परसों चौथ मेरी एक साथी है सिस्टर प्रवीण, उसने मुझे बताया कि वो बड़े मियाँ जो है वो तो क्या हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मैं समझा नहीं। उसके जो है ना डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, वो मेरे पास टिकट पड़े हुए हैं, अगर आप चाहते तो आप मेरे साथ चले ना जी। जोसफिन, मुझे आपके साथ फिल्म देखने जाने में कोई इतराज नहीं है, मगर मैं फिल्म कम देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 15 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे ना जी। नहीं नहीं, आप कम से मतलब आपने गलत समझा, कम से मेरी मुराद थी मैं फिल्में नहीं देखता। मैंने आपको जो बुलाया है आज आपसे बात करने के लिए कि हॉस्पिटल्स की क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप नर्स कैसे बनी। बात ये है अनवर साहब, दरअसल मैं तो जाना चाहती थी इंडस्ट्री में। काय में जाना चाहती थी आप? इंडस्ट्री में, ये जो फिल्म में काम करते हैं ना जी। फिल्म लाइन में जाना? हाँ जी। अब देखे किस्मत की बात ये है कि मैं नर्स बन गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिल्म लाइन में क्या रखा है? ओ जी, नर्स लाइन में भी क्या रखा हुआ है अनवर साहब? छोड़े ना जी, उधर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम से कम एक बात तो ये है ना कि एक वक्त में एक बंदा तंग करता है। इधर तो 25-25, 30-30 बंदे जो है ना वो पे आ जाते हैं नर्स के ऊपर कि सिस्टर सर में दर्द हो रहा है, सिस्टर पैर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़े दिन पिछले परसों चौथ की बात है कि एक मरीज जो था ना वो कहने लगा कि मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है। मैं कहा क्या खाया था? कहने लगे अम्मा ने मुझे कहा से चने का हलवा बना के भेजा था। मैं कहा डॉक्टर ने तुमको कहा था? कहने लगे डॉक्टर से मैंने चोरी छिपे खाया। तो मैं कहा तो पेट में तो मरोड़ होगी। कहने लगे देखिए मेरा पेट फूल रहा है। तो मैं कहा चने का हलवा खाओगे वो भी पावर, तो उससे पेट ही फूलेगा ना, कान तो नहीं फूलेंगे। तो खैर बहुत चीखने लगा ना, तो मैंने तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को मैंने बुला के कहा कि डॉक्टर साहब जरा इसको चेक करें। उसका पेट इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर कहने लगे जी लेडी डॉक्टर को बुलाएं। जोसफिन, ये तो गलत बात है ना? क्या गलत बात है? आप उसकी साइड ले रहे हैं। ये तो वही वाली बात की ना आपने कि हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, ना बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। खामखाई सिस्टर जो है बदनाम होती है। मना किया था ना उसको कुछ और खाने के लिए, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो उसको साबूदाना खाने के लिए भी मना किया था और वो खा गया पाव और चने का हलवा। तो ऐसा तो होना ही है ना जी। क्या बताऊं आपको, हमारा पेशा मुअज्जज है, इस करके मैं कुछ बोलती नहीं है तो जुत्तियां मारने को दिल करता है, जुत्तियां। ये 10 नंबर बेड के ऊपर एक मरीज है, ना वो मनहूस कार जाता है पिछले 2 साल से, ना कोई मनहूस उसके कार से उसको लेने के लिए आता है। सीधा लम्मा प्यार रहता है और क्या करता है अपने मैले पजामे में से जो है ना डोरे निकालता है, और सिस्टर प्रवीण जब आती है ना तो डोरे यूं डालता है। तो सिस्टर प्रवीण ने एक दिन उसको कहा हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है उसके मुंह पे कहता है कि तुम देख नहीं रही हो मैं तुमको डोरे डाल रहा हूँ, मनहूस जाना हुए तो। क्या पागल है? पागल पागल जो है ना वो भी तरीके के होते हैं, वो तो उनका भी बाप है, पागलों का भी बाप है। मैं जो इस तरह की जब हरकत करता है मैं जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ और मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब सुने और देखे ये क्या कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर को देखता पता है क्या करता है, पैर टेढ़े कर लेता है, गर्दन थल्ले करके इधर जो है ना शोल्डर से भी नीचे ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर चले जाते फिर पता नहीं वो बाहर ऐसे निकलता है जैसे वो बच्चों की रिमोट कंट्रोल गाड़ियां नहीं होती है जिसको दबाते तो बोनट खुल जाता है, जिसको दबाते हैं तो फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह की हरकत करते हैं। बीमारी क्या है? बीमारी कुछ नहीं, उसके गुर्दे में ईंट है।
गुर्दे में ईंट कैसे हो सकती है जोसेफिन? मैं कसम खा रही हूँ गुर्दे में ईंट है। 75 पत्थर के टुकड़े तो मेरे आंखों के सामने डॉक्टर ने कटे, अब ईंट रह गई है। एक दिन मैंने सिस्टर प्रवीण को कहा जिस दिन ईंट निकलेगी ना, उसी ईंट से अगर मैं इस बदमाश को ना मारूं तो मेरा नाम जोसेफिन नहीं। तो आप मदद करती हैं आप उनकी? हाँ ना जी, कैसी? अच्छा देखें कितना तौबा तौबा तौबा, किस कदर बदमाश और औबाश बंदा है। देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, पता है क्या करता है? कहते हैं, अब जाहिर है जो उसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना, किडनी के पेशेंट को तो यूरिन की प्रॉब्लम होती है ना अनवर साहब, तो पता है क्या कहता है? कहता है सिस्टर मुझे लेके चले ना बाथरूम। मैं क्या आ जाओ? तो मैं क्या करती हूँ कि उसका हाथ अपने कंधे के ऊपर रख लेती हूँ और फिर मैं अपना हाथ उसके कंधे पे जैसे ही रखती हूँ तो बदमाश मुझे पता है क्या कहता है? कहता है कि सिस्टर क्या ख्याल है इसी तरह हम लोग हॉक्स में ना चले? जोतियां मार मार के ओदी तबीयत ठीक कर दिया। फिर पता है मैं क्या करती हूँ? मैं इस पोजीशन से ही निकल आती हूँ और धड़ करके फिर वो जमीन के ऊपर गिरता है और लंगड़ाता लंगड़ाता खिसकता हुआ बिस्तर पे जाता है। फिर आप लोग बदनाम नर्स को करते हैं, इस तरह की बदतमीजी करते हैं मरीज लोग। जोसेफिन से बातें होती रहेंगी एक ऑपरेशन के बाद। जोसेफिन, अगर कोई बीमार है तो उसकी खिदमत करना आप लोगों का फर्ज है। आप देखें ना जी, सब लोग हम लोगों को ये बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे वार्ड के अंदर एक मरीज है, आंखों में उसकी तकलीफ है, समझ में आए? जब मैं आई ड्रॉप डालने के लिए झुकती हूँ तो बाद में मुझे क्या कहता है? कहता है सिस्टर आज तो तुम आफत डाल रही हो। एक तो सिस्टर भी कहता है, ऊपर से कहता है आफत डाल रही हो। मैं तो कहती हूँ क्या बताऊँ, मेरा शायर है, शायर। शायर है, हाँ जी। मशहूर शायर है। मशहूर शायर होता तो मुझे उसकी यह बात बुरी न लगती। अब पता है क्या है, मैं तुमको एक बात बताती हूँ अनवर साहब, ऐसा डेक मैला है कि मैं क्या बताऊं। पैर उसके देखो तो इतने गंदे, ऐसा लगता है जैसे कि पैदा होने के बाद किसी ने धुलाए थे और अब लगता है कि जब वो मरेगा कब्र में जाएगा तभी कोई उसके पैर धुलाएगा। बताओ, मैली शेरवानी, वो जो अस्पताल है उसका कपड़े के ऊपर अपनी शेरवानी पाके जब मैं उसकी आंख में आई ड्रॉप्स डालने के लिए ऐसे मेरा हाथ जब ना उसके फेस पे टच ना होता है तो मालूम है क्या कहता है? सिस्टर मुकर्रर मुकर्रर। मेरा तो दिल चाहता है वार्ड के सारे जुतियां ले आके उन्होंने मुकर्रर कमा। कोई शेर याद है उनका? जी एक दफा मैंने एक शेर के ऊपर तो दाद न दी थी उसको, तो कहने लगा देखा ना बन गई, ये तो मनीर नियाज़ी का शेर है। जब इस तरह की बातें होती हैं किसी वार्ड में तो आप लोगों को जाके डॉक्टर से शिकायत करना चाहिए। हाँ हाँ, क्या शिकायत करें डॉक्टर से? अगर कोई खूबसूरत नर्स से शिकायत करने के लिए जाती है तो डॉक्टर कहते हैं बैठे, आराम से बैठे, मैं आपकी शिकायत जो है ना तफसील से सुनूंगा। और अगर कोई ऐसी वैसी नर्स चली जाती है तो कहते हैं 1000 दफा तुम सरकार के टाइम मत वेस्ट करो, जाओ जाकर ड्यूटी पे जाओ। हर वक्त दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। मैंने तो एक दिन कहा कि साहब तो ऐसा करो, या तो तुम अंग्रेजी सीख लो या तलाक, फिर दोनों में जिसमें कम पैसे खर्च होते वो काम कर लो तुम। अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज न्यूज़ टॉक में हमारी मेहमान है एक मुलाजिमा। आइए देखते हैं किस किस्म के मुलाजिम हैं और क्या करती हैं। अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू दे रही हैं। आप मुलाजिमा हैं? घरेलू मुलाजमा हूँ, सरकारी नहीं हूँ। कब से मुलाजमत कर रही हैं? जब से आँख खोली तब से मुलाजमत है। क्या मतलब? भाई अम्मा किसी क्या काम करती थी, तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो अम्मा को उन साहब ने शिफाखाने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा जब तक बिरयानी दम पे नहीं आती तुम शिफाखाने नहीं जा सकती। तो हुआ यूं कि बिरयानी ने यूं दम दिया और यूं मैं पैदा हो गई। आपके बारे में सुना है कि आप टिक के काम नहीं करती, बहुत जल्दी जल्दी घर बदलती हैं। वो जब सरकार बदलती मैं भी बदल लेती हूँ नौकरी अपनी फौरन। क्यों? जरूर सवाल करो, खामखा उल्टे पुल्टे सवाल क्यों करते हो तुम? मैं भी पता नहीं काहे को आ गई यहाँ। सौदा लेने आई थी, मैंने देखा शायद यहाँ टमाटर हो कहीं हमसायों में से मिल जाए, पर यहाँ आके खामखा फंस गई। आप खाना पकाती हैं? तो और क्या करूंगी? क्या क्या बना लेती हैं? सिवाय बम के सब कुछ बना लेती हूँ मैं। बम गलता नहीं है वैसे। आजकल कहाँ मुलाजमत कर रही हैं? आजकल एक निकाले हुए सरकारी अफसर के यहाँ मुलाजमत कर रही हूँ। निकाले हुए सरकारी अफसर? सरकार ने नहीं निकाला, बेगम ने निकाल दिया। क्यों? भाई ये तो तुम बहुत सवाल करते हो, हर बात तुम्हें पूछनी होती है। तुम्हें दूसरों के कामों में इतनी दिलचस्पी काहे को है? क्यों? नहीं, कोई ना कोई वजह तो होगी ना निकालने की। भाई 400 वजूहात है, उसमें से 327 रुपए निकाले गए। अब बताओ वो कौन सी थी? भाई बेगम से कह कर गए थे कि मैं इस्लामाबाद मीटिंग में जा रहा हूँ। इसमें घर से निकालने की क्या बात? भाई क्या तो तुम पूरी स्टोरी सुन लो या बीच में बोल लो? तुम्हें बहुत आदत है बीच में बोलने की। चले पूरी स्टोरी सुनाए। पूरी स्टोरी तो मैं किसी गैर मुल्की चैनल पे भी नहीं सुना सकती, आधी सुनाऊंगी बड़ी मुश्किल से। ऐसे सुनो, शबनम में मिल रही हूँ ना मैं, सब कहते हैं। अच्छा चले आप सुनाएं। क्या सुनाओ? तुम्हें तो किसी की तमीज नहीं सिखाई कि जब कोई स्टोरी सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, हाँ मखा बीच में बोले जाते हो। मैंने आपसे कहा मुझसे गलती हो गई, आप सुनाएं। या तो
यार बीच में बोलो मत, और जब पूछा है तो फिर सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, आप सुनाए। क्या सुनाऊं, मैं तो भूल गई। भाई आप कह रही थी आपसे चूक हो गई। हाँ चूक हो गई, हाँ चूक हो भाई, मुझसे तो बहुत सी चूकें हुई, मैंने पहले भी कहा। कौन कौन सी चूक का बताऊं? भाई जिसकी वजह से बेगम साहिबा ने सरकारी अफसर को घर से निकाला। वो तो कई दफा निकाल चुकी, कई सरकारी अफसरों को अपने घर से। मैं उनके शौहर की बात कर रहा हूँ जो सरकारी अफसर थे और 3 दिन के लिए इस्लामाबाद CBR की मीटिंग में गए थे। हाँ याद आया वो। भाई जब साहब इस्लामाबाद झूठ बोल के गए ना बेगम साहब से, तो मैंने कहा बेगम साहब बात तो सुने, ये साहब गए इस्लामाबाद 3 दिन का कहकर गए हैं मीटिंग का, तो ना तो कुछ सूटकेस लेकर गए हैं ना बैग लेकर गए हैं, ये कैसे गए हैं? बस जी ये सुनने की देर थी, बेगम साहब ने ऐसी चीख मारी जबरदस्त और गाड़ी निकाली। गाड़ी निकालकर कहीं गई और साहब को गुद्दी से पकड़कर 15 मिनट में ले आई। मैंने अपनी जिंदगी में किसी इतने बड़े अफसर को भाग करके रोते हुए नहीं देखा था। अच्छा क्यों रो रहे थे? लो अगर 2.5 घंटे तक कोई आपकी गुद्दी को जोर से पकड़ के मरोड़े तो आप नहीं रोएंगे? भाई एक तो बेगम साहिबा का हाथ माशाल्लाह 1/2 किलो चावल एक मुट्ठी में आ जाते हैं एक वक्त में। साहब जोर जोर से रो रहे थे कि मैं CSP हूँ, मेरी गुद्दी छोड़ दो, एक CSP के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकती। बार बार कह रहे थे CSP की गुद्दी छोड़ दो, मगर बेगम साहब फुल SP बनी हुई थी, उन्होंने भी कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हारी गुद्दी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब आप खड़ी देख रही थी? खड़ी क्या देख रही थी, मैं तो लेटी थी। भाई वो समझे मैं सो रही हूँ, मैं तो आंखें बंद किए पड़ी थी। तो आपने साहब को क्यों नहीं बचाया? बचाती कैसे? इससे पिछली बार बचाया था तो साहब मुझसे चिमट गए थे, फिर बेगम ने छुड़ाया था, और जब बेगम ने डांटा कि तुम क्या कर रहे थे तो कहने लगे कि डूबते को तिनके का सहारा है। भला बताओ साहब कहाँ चले गए थे? साहब चले गए थे, वो बेगम साहब के एक दोस्त है कुदसिया बीबी, उनको अरबी पढ़ाने चले गए थे। अरबी आती नहीं वैसे उन्हें। जब साहब को अरबी नहीं आती तो अरबी पढ़ाने कैसे चले गए? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पिछली बार जब सूफिया को जर्मनी पढ़ा रहे थे ना, तो जर्मनी भी नहीं आती थी उन्हें। तो फिर क्या आता है उनको? उन्हें तो अच्छी तरह उर्दू भी नहीं आती, वो तो सिर्फ नूरजहां के पंजाबी गाने आते हैं उन्हें, और कुछ भी नहीं आता। मैं शबनम में मिल रही हूँ, कह दो ना। तो आजकल आपके साहब का है? साहब है वो एक बीबी है नीलोफर, उनके घर। ये कौन है? एक ठेकेदार है, उनकी बेगम है। तो ठेकेदार कहाँ है? तो ठेकेदार यही है, आ जाते हैं हमारे घर भी। मुझे बौची खाने का पीछे वाला दरवाजा ना, वहां से अंदर आते हैं, मुझसे कहती है तुम्हारे साहब घर में तो नहीं है। मैं तो कह देती हूँ कि भाई आपका अपना घर है, ढूंढ ले खुद ही जाकर। डांटते भी निकल जाते हैं, अल्लाह जाने क्या। जो आपके साहब ऐसे हैं तो आप अब तक साहब के साथ क्यों हैं? भाई इसलिए होंगे, जब वो सर्विस छोड़ेंगे मैं भी सर्विस छोड़ के कहीं और चले जाऊंगी। जब वो सर्विस में है तो मैं सर्विस में क्यों ना रहूं? इस मुलाजिमत से पहले आप कहाँ थी? अफो क्या याद दिला दिया, एक शायर के घर मुलाजिम थी मैं। कमबख्त, आमदनी कुछ नहीं थी उसकी, शेरों की आमद बहुत थी। उसके घर 6 महीने मुलाजिमत की, हर माह तनख्वाह की बजाय 2 दीवान पकड़ा देता था। कहता था ये 400 के दीवान है, 800 के दीवान हो गए, 700 तुम्हारी तनख्वाह, 100 का तुम फायदा उठा गई। लो 12 दीवान मेरे पास पड़े हुए हैं, 100 बार गई हूँ दुकानों पे बेचने, 25 रुपए से ज्यादा किसी ने नहीं दिए। मनूस मारा ऐसा गंदा था कि मुशायरे में जाते वक्त भी शेरवानी मान लेता था, दांत फिर भी नहीं मानता था वो। अकेले रहते थे? तब दो कहले तो उसके साथ बिल्ली भी ना रहे। आप 6 महीने किस तरह रही? बस कुछ ना पूछो, पूरे घर में से शेर के पिंजरे की बुआरी थी। अच्छा ये बताएं, जब इतने बुरे हालात थे उनके, तो ये सौदे वगैरह के पैसे कहाँ से आते थे? एक शायरा अपनी गजलें ठीक करवाने आती थी, वो आलू तोरी कद्दू लौकी के लिए आती थी, अपने साथ थोड़ा अदरक लहसुन भी ले आती थी, तो हम पका लेते थे। और अगली गजल ठीक करवाने जब वो आती थी उससे पहले तक हम वही खाते रहते थे। कई बार ये भी होता था कि वो अपनी नज़म ठीक करवाने आती थी तो गाय कीमा ले आती थी, हम शुक्र करते थे और दुआ करते थे या अल्लाह फिर वो कोई नज़म या गजल अपनी दुरुस्त करवाने आ जाए। अच्छा मुलाजिमत क्यों छोड़ी? बेड़ी बेड़ी पागल हो गया था, मुझसे एक दिन कहने लगा गालिब के शेर का मतलब बता दो। मैंने मतलब तो बताया नहीं, चप्पल पाँव से निकाली। शेर कौन सा था? शेर कुंचाए ना शुगुफ्ता को दूर से मत दिखा के यूं, बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता के यूं। अब लो भाई मैं तो खा रही थी पान, ऐसी पिचकारी मारी दूर से और कहा यूं और निकल गई बाहर, फिर नहीं पलट के गई। क्या बताऊं, रास्ते में डर के मारे मेरी सारी उर्दू निकल गई। सारे रास्ते में शायर को बुरा कहती रही और 8 मील तक मैं गालिब को बुरा भला कहती रही। ऐसी बात एक तय है, बुढ़ा चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी है वही कमबख्त सेम। अच्छा और कोई यादगार मुलाजिमत? एक पुलिसिया के घर नौकरी की थी मैंने, 3000 रुपए तनख्वाह थी, उसकी तो 40,000 रुपए तनख्वाह थी, मगर ऊपर की आमदनी बहुत थी। 2 बीवियां रखी हुई थी उसने, यहाँ से लेकर वहां तक चूड़ियां पहनी होती थी, कमर जैसे गर्दन में तोक नहीं पहने होते वैसे मोटी मोटी औरतें थी। अब मैंने एक दिन से कहा कि बात सुनो, तुम्हारा घर है कोई इशारा नहीं है ना, मैं वनवे पे जा रही हूँ, तुम मुझे देखकर सीटी क्यों बजाते हो? फिर क्या हुआ? तो फिर क्या होता, मैंने उसकी बीवियों को बता दिया, वो तो दोनों ट्रैफिक लाइट की तरह एक लाल हो गई एक पीली, और मैं हरी होकर निकल ली वहां से। शबनम में मिल रही हूँ ना मैं वैसे है। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा देर तक मुलाजिमत किस घर में किया? सबसे ज्यादा तवील मुद्दत तक मैंने की, एक बहुत ही बदकिस्मत सा घर दामाद था, उसके घर नौकरी की थी मैंने। भाई बेगम अंग्रेजी बोलती थी और मियाँ बहुत उर्दूदान थे, हर वक्त दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। मैंने तो एक दिन कहा कि साहब तुम ऐसा करो, या तो तुम अंग्रेजी सीख लो या तलाक, भाई दोनों में जिसमें कम पैसे खर्च होते वो काम कर लो तुम। झगड़ा क्यों होता था? भाई झगड़ा क्यों होता था, छोटी छोटी बात पे होता था, लेकिन ये कि जब बीवी अंग्रेजी में डांटती थी
तो ये बेचारे मासूम कहते थे कि बेगम कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। अब फिर बीवी ने अंग्रेजी में कुछ कहा तो चले गए पीछे अलमारी के छुप गए और दुपल्ली टोपी पहनी पैजामा पहने खड़े हुए हैं, कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए। फिर बीवी ने अंग्रेजी में कुछ कहा तो फिर घबरा के बोले कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। और उसके बाद जब बीवी ने नीचे जमीन पे पड़े हुए ने जोर से उठाया ना लात मार के, तब बड़ी खुशामद से बोले ए दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई। अब भला बताओ ऐसे हालात में कैसे सुकून रह सकता है? अच्छा, और किन बातों में झगड़ा होता था? भाई और ये होता था कि बीवी ये कहती थी, बात उनकी भी दुरुस्त थी, अपना अपना हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहती थी कि मेहमान जब आया करें तो तुम ड्राइंग रूम में नाइट सूट पहन कर आया करो, उससे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब मियाँ साहब की ये जिद थी कि मैं मर जाऊंगा मगर नाइट सूट नहीं पहनूंगा। मैंने तो कभी आज तक ख्वाब में भी नाइट सूट नहीं पहना। अब ये मसला था। फिर कभी पहना उन्होंने? फिर हुआ ये, एक दिन मैंने देखा कि बीवी घर में नहीं थी तो इन्होंने ट्राई किया कि मैं कैसा लगता हूँ नाइट सूट पहन के, और देखने गए अपने आप को आईने में। जब आईने में देखा अपने आप को नाइट सूट में तो वहीं गिर गई बेहोश होकर। अब मैं भी दूर से ही पानी फेंक दे रही, 8 फीट दूर खड़ी कोई। तो आप करीब क्यों नहीं गई? भाई नाइट सूट पहने हुए थे और वैसे भी शरीफ आदमी है, क्या आप करीब क्या जाती? तो शरीफ आदमी थे तो आप करीब चली जाती? तो शरीफ आदमी के करीब जाओ तो वो 2 सेकंड में बदमाश बन जाता है, करीब चली जाती मैं। बच्चे वगैरह नहीं थे उनके? अच्छा हुआ उन्हें तो इतने फसाद से फुर्सत भी नहीं थी, और अगर ये बच्चे होते भी तो इससे भी ज्यादा झगड़ालू होते, उनके बहुत झगड़ालू होते। तो आप एक काम करें, आप किताब लिखिए एक। क्यों? ताकि आप छपाएं उसमें से पैसा खा जाए पब्लिशर की तरह। आपकी गुफ्तगू में एक मजा का पहलू है जो गालिब की नस्र में था। गालिब का नाम ना लेना मेरे सामने, उसने मेरा कलेजा खा लिया। मुश्ताक अहमद यूसुफी अगर आपकी बातें सुनेंगे तो उन्हें बहुत लुत्फ आएगा। शबनम में मिल रही हूँ ना? जी 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 जी। मुश्ताक अहमद यूसुफी के घर मुझे किसी ने भेजा था कि उन्हें मुलाजमा की जरूरत है, तो मैं गई थी मिलने। तो उनसे मिली तो कहने लगे कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, मेरी बेगम है। पता नहीं वापस आ गई। फिर बस सोच रही थी कि इस बात का अल्लाह जाने क्या मतलब था। आपकी समझ में आया कुछ? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी बेगम के हाथ के पके हुए खाने खाते हैं। आपने तो अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। नहीं, और क्या हो सकता है मतलब? क्यों? मुश्फिक ख्वाजा ने तो मुझे बिल्कुल उल्टा मतलब बताया था। उन्होंने क्या बताया? क्यों बताऊं? उन्होंने मना किया था, और वैसे भी मैं घरेलू मुलाजमा हूँ, सरकारी मुलाजमा होती तो बता देती। अच्छा बस चलो, मेरी हड्डियां लग रही है, जा रही हूँ। चलें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ ये तो बताया नहीं, एक दफा तो मुझसे फूटो। शबनम में मिल रही हूँ ना? ये बात मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। मेरे एक दोस्त हैं नदीम, उनको एक मुलाजमा की ज़रूरत है। आप उनके घर जाएं और ये सवाल आप उनसे करें। क्या फजाएं चली गई बांग्लादेश? नाज़रीन, ये गुफ्तगू बहुत तवील हो सकती थी मगर वक्त मुख्तसर है और ये शबनम से वाकई मिल रही हैं। फरजाना कराची में ही हैं, नदीम के साथ हैं, खुश हैं। इनको जाने दीजिए ज़रा, फिर देखते हैं क्या होता है।